हाय, मेरा नाम चंद्रकांत सावंत है और मैं एक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। और मैंने मेरा जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया है और जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे दिया है। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक का नाम है 5 इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जो इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, तो वो कैसे करना चाहिए उसके बारे में आप मैं आज बताने वाला हूँ और आप जरूर देखिए। तो स्टेप नंबर 1, रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ना कि रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत ना हल्के में लेते, रिटायरमेंट प्लानिंग करते ही नहीं है। मतलब कि अभी बहुत टाइम है, रिटायरमेंट को बाद में देखेंगे वगैरह देखेंगे, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और उसके लिए गोल सेट करना रिटायरमेंट का बहुत जरूरी है। अभी क्या है कि यहाँ पे जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, एट व्हाट एज यू आर गोइंग टू बी रिटायर्ड। तो रिटायरमेंट गोल सेट करने के लिए आपको पक्का मालूम होना चाहिए कि यही एज में मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। अभी क्या है कि जो यंग जनरेशन है, वो लोग 60 एज में शायद रिटायरमेंट नहीं होंगे। उनको उनका एम रहेगा कि मैं 45 एज में रिटायर हूँ। तो आप लिख लो कि मुझे मुझे बैठ के आराम से, मतलब कुछ जो भी मैं कमाऊंगा ना, आज जो मैं कमा रहा हूँ उसका मैं कुछ परसेंटेज सेव करूंगा और वही मुझे ओल्ड एज में सहारा देगा। क्योंकि क्या है कि रिटायर जब अब हम हो जाते हैं ना, तो हमारा इनकम जीरो हो जाता है, लेकिन हमारा एक्सपेंसेस जीरो नहीं होता, एक्सपेंसेस फिर भी चालू रहता है। तो अपने को अपना एक्सपेंसेस अगर चालू रहता है, तो वो एक्सपेंसेस वो टाइम पे कंटिन्यू करने के लिए कुछ इनकम की जरूरत पड़ेगी। और वो इनकम कहाँ से आएगा? तो आज हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ बचत करेंगे, तो ही वो रिटायरमेंट में आपको काम में आने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछा है कि हाउ ओल्ड यू आर नाउ एंड हाउ मच टाइम लेफ्ट फॉर योर रिटायरमेंट। तो अगर समझो किसी कोई 35 एज का बंदा है, अभी तक उसने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू ही नहीं किया है, तो वो उसको तो 60 साल में ही रिटायर होना पड़ेगा। तो उसके हाथ में 25 साल का पीरियड बाकी है। अगर 25 साल का पीरियड बाकी है, तो उसको ये देखना है कि हाउ मच यूर करंट मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो घर चलाने के लिए भाई कितना पैसा लगता है? तो आज के तारीख में कुछ लोगों को तो लाख रुपया भी घर चलाने के लिए कम पड़ता है। लेकिन ना एक जनरल, जो अगर मुंबई में रहते हैं, तो एक फैमिली चलाने के लिए ना एक अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपया महीने का लगता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि हाउ मच विल बी योर मंथली एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंसिडरिंग 4% इन्फ्लेशन रेट। तो आज जो मुझे महीने का 40,000 रुपया जो मेरा खर्चा है, वो 25 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मुझे महीने का 1 लाख रुपया लगने वाला है, 1 लाख रुपया पर मंथ। और बिगेस्ट ट्रेजेडी इज दैट वो टाइम पे मेरा इनकम जीरो रहने वाला है, एकदम जीरो। तो इनकम जीरो और रिक्वायरमेंट है कि महीने का 1 लाख रुपया लगेगा, कहाँ से आएगा अभी ये 1 लाख रुपया? आपका तो इनकम जीरो है, तो 1 लाख रुपया अगर नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, चैरिटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा बुढ़ापे में, जो भी है आपको करना पड़ेगा अगर अभी से अपने कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते तो। आगे आता है कि क्वेश्चन नंबर 5। वो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हाउ मच कॉर्पस डू यू रिक्वायर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर गेटिंग दिस 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो 1 लाख रुपया पर हर महीने का मिलने के लिए क्या करना चाहिए? कितना कोई कॉर्पस मुझे लगेगा? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 करोड़ का कॉर्पस तो वो टाइम पे लगेगा, क्योंकि वो टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 4% पे आया रहेगा। जो आज ना 6% के आसपास एफडी का कुछ इंटरेस्ट रेट है, वो 4% के आसपास ही रहेगा, उससे भी कम रह सकता है। लेकिन अगर 4% रहता है तो 3 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। 3 करोड़ अगर आपके पास है, उसका 4% निकालेंगे पर एनएम का, तो 12 लाख रुपया होता है। 12 लाख अगर डिवाइड करेंगे 12 महीने, तो 1 लाख रुपया महीने का तो आपको आता रहेगा। एटलीस्ट उतना तो वैसा आपके पास आता रहेगा। तो 1 लाख रुपया महीने का तो लगेगा ही लगेगा वो टाइम पे रिटायरमेंट। तो अभी आपको पता चलता है कि भाई मुझे 3 करोड़ का कॉर्पोरेट जमा करने का है, महीने का 1 लाख रुपए का वो टाइम पे जरूरत पड़ने वाला है। तो आखिरी सवाल है, हाउ मच सेविंग रिक्वायर्ड टू रीच द गोल ऑफ 3 करोड़ एंड विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यू आर गोइंग टू चूज। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है कि बाबा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा लेना है।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो इतने सारे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। तो हम लोग देखते हैं कि ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन इंडिया, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है। तो सबसे पहला अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर लोगों का फेवरेट बोलेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी। यस, इंश्योरेंस पॉलिसी कर लो, कोई एजेंट आता है समझा के जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं हम लोग। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी दिन ब दिन इंटरेस्ट रेट डाउन होता जा रहा है। आज के तारीख में इंश्योरेंस पॉलिसी 4 to 6% के ऊपर रिटर्न नहीं दे सकते। गारंटेड रिटर्न वाला प्लान भी मैक्सिमम 6% के आसपास ही रिटर्न जनरेट करता है, उससे ऊपर नहीं है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद में आता है दूसरा फेवरेट की फिक्स डिपॉजिट और आरडी। आज के तारीख में भी लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 to 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट हो गया। एक जमाना था, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 12% 12% इंटरेस्ट रेट देता था एफडी। कुछ कुछ एफडी तो 12% से ज्यादा देते थे। वो जमाने में ना एफडी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कोई भी आंख बंद करके सजेस्ट करता था। हमारे अगर पेरेंट्स को भी पूछेंगे कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, एफडी बताएंगे या पोस्ट ऑफिस का स्कीम बताएंगे, क्योंकि वो उनके जमाने में 12% रिटर्न मिलता था। तो उनको साइकोलॉजी उनकी बन गई है, साइकोलॉजिकली वो सोचते हैं कि यही बेटर है। क्योंकि मैंने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने पोस्ट ऑफिस में किया था, मैंने पीपीएफ में किया था। लेकिन तुम्हारे जमाने में पीपीएफ 12% देता था, पोस्ट ऑफिस 12% देता था, एफडी भी 12% के ऊपर देता था। तो उस समय सजेस्टेबल था। लेकिन आज के तारीख में अगर एफडी में, पोस्ट ऑफिस में या पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जो रिटर्न है जो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है 5 to 7%, पोस्ट ऑफिस का रिटर्न है 6.5 to 7%, पीपीएफ और जीपीएफ वगैरह जो भी है तो उसमें 7 to 7.5% के आसपास का रिटर्न है आज के तारीख में। और वो धीरे धीरे थोड़ा मैंने सुना है कि अभी रिसेंटली और भी परसेंटेज उसका कम हो गया है। तो दिन ब दिन वो परसेंटेज कम होता जा रहा है। बाद में नेशनल पेंशन प्लान और यूलिप प्लान है। लेकिन ना नेशनल पेंशन प्लान और यूलिप प्लान जो है ना वो कंजर्वेटिव टाइप के प्लान है, जिसमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो होता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ऑप्शन है। आपको करना है तो आप कर सकते हैं। रिटर्न आपको साइक्लिक है, 0% भी आ सकता है, 12% भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है लॉन्ग टर्म में। लेकिन यूलिप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए मैंने एक एजम्पशन किया है कि 10% रिटर्न तो एटलीस्ट अगर देगा तो कितना लगेगा। तो 10% देगा तो 30 एज है आपका अगर, और आप 60 एज में रिटायर होना चाहते हो तो आपको 13,000 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका 35 एज है तो 22,000, और आपका एज 40 है तो 38,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर भी ये प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है आपको तो इसमें आप जा सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो मैं बेटर, सबसे बेटर वे आपको बताने वाला हूँ, जो इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड। और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी करो। आपको अगर टैक्स सेविंग करना है, समझो टैक्स सेविंग, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं कि हमको टैक्स सेविंग करना है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं कि टैक्स बचता है। लेकिन आपको पता है म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस स्कीम है, जो ईएलएसएस स्कीम में भी आपको अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको टैक्स बेनिफिट अगर लेना है तो ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका एज 30 है तो आपको महीने का सिर्फ 8,000 का एसआईपी काफी है। आप ना 60 एज तक 3 करोड़ के कॉर्पस पे आराम के साथ पहुंच जाओगे। मैंने 12% का ही रिटर्न पकड़ा है, लेकिन म्यूचुअल फंड 18% भी रिटर्न देता है यहाँ पे। तो 35 एज है तो 15,000 का एसआईपी काफी है। और आपका एज अगर 40 है, आप बहुत लेट हो गए हो, तो 30,000 रुपए का महीने का अगर एसआईपी आप करोगे तो आपका, आप वहां तक पहुंच जाओगे 3 करोड़ के कॉर्पस पे। तो आज के तारीख में अगर मुझे पूछा जाए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही है तो मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का ही सजेशन देता हूँ। क्योंकि भले उसमें रिटर्न साइक्लिक है, गारंटेड नहीं है, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, जितने भी म्यूचुअल फंड आप उठा लो, आप ना 15 साल 20 साल का अगर उनका रिटर्न देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने 12% से ज्यादा ही रिटर्न दिया, कुछ म्यूचुअल फंड 18% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। और आगे चल के भी इंडियन इकोनॉमी बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडियन इकोनॉमी का। इसलिए आगे चल के भी इंडियन कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देगी, मुझे तो विश्वास है। मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आपको अगर
विश्वास रहेगा तो आप भी म्यूचुअल फंड में करो, नहीं तो आपके लिए फिर इंश्योरेंस पॉलिसी है, फिक्स डिपॉजिट है। बहुत सारे लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करती है कि वो नीचे लास्ट में दिया है गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोना खरीदते रहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सोना और ये जो प्रॉपर्टी आप लोग लेते हैं ना, उधर भी रिटर्न साइक्लिक है, रिटर्न अननोन है और साइक्लिक है रिटर्न। और मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कि ये तो जनरेशन टू जनरेशन चलती है, कि आपके बाद आपके बेटों की, उनके बाद में उनके बेटों की, ऐसा जनरेशन टू उनको सेल करके या उनको उनको रेंट पे देके बहुत सारा। लेकिन रेंट पे देंगे तो भी ना, मैं तो बोलूंगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है ना, उससे भी महंगा ऑप्शन है। बहुत ज्यादा पैसा आपको डालना पड़ेगा और रिटर्न बहुत कम मिलेगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी और ये। तो ये था कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, आपने आपको पहला करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं ना, तो पहला रिटायरमेंट प्लानिंग करो। आपका जो भी इनकम आ रहा है महीने का, उसका 20% 30% आपको बचाना पड़ेगा। 20% तो एटलीस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको बाजू में निकालना पड़ेगा। इसके बाद में सेकंड आता है। सेकंड, जब आपकी शादी हो जाती है तो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके ऊपर आएगा, जो चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग है। अगर आपके बच्चे ऑलरेडी है और आपने रिटायरमेंट प्लानिंग भी नहीं किया, बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग भी नहीं किया, तो एटलीस्ट कुछ समय दीजिए और प्लानिंग कीजिए। जितना भी छोटा मोटा प्लानिंग है, जो भी है, कर मैं 3 करोड़ का रिटायरमेंट का कर रहा हूँ। अब 3 करोड़ का नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट 50 लाख के लिए तो ट्राई कर सकते हैं। उतना उतना कम SIP ले सकते हैं। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे एजुकेशन फंड 50 लाख रुपए उनके 18 एज में करने की बात की है। यहाँ पे देखिए कि अगर 0 एज है, अगर आपको 50 लाख रुपए अगर चाहिए, तो यहाँ पे महीने 7% से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 11,592। और अगर 10% से रिटर्न अगर अज्यूम करते हैं तो 8,335। यहाँ पे मैंने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है। यहाँ पे आप ना FD या उसका सहारा ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 50 लाख रुपया जमा करना है। तो हर साल, हर महीने आपको ये FD में पैसा जमा करना पड़ेगा, या एक मंथली RD बैंक में आप ओपन कर सकते हैं। या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि जो बच्चों के स्पेशल स्कीम आते हैं जो म्यूचुअल फंड में, जैसे कि HDFC का चिल्ड्रन गिफ्ट प्लान है, उसके बाद में आदित्य बिरला का बाल भविष्य प्लान है, जो म्यूचुअल फंड के जो स्कीम आते हैं ना, मैं वो सजेस्ट करता हूँ। नहीं तो फिर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लगता है कि भाई गारंटेड रिटर्न दे सकती है और कुछ अच्छा कुछ निकाला है, तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच से जा सकते हैं उनके लिए। तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज्यादा पैसा महीने का डालना पड़ेगा। लेकिन आपको बच्चों का एजुकेशन के लिए मिनिमम 50 लाख रुपया तो उसके 18 एज में जमा करना होगा ही होगा। बाद में अगर एजुकेशन लोन वगैरह लेके वो फॉरेन में भी जा सकता है अब्रॉड पढ़ने के लिए, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 50 लाख रुपया तो आपके हाथ में वो टाइम पे होना ही चाहिए। तो अब जैसे कि आप अगर डिले करते हैं, जैसे आपका 3 साल का बच बेटा है तो आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 5 साल का बच बेटा है तो और बढ़ जाएगा। 8 से 10 साल का बेटा है तो आपको और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा महीने का। कम से कम एटलीस्ट 25,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा, अगर बेटा अगर 8-10 साल का हो जाता है तो प्रैक्टिकली बाद में वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जैसे ही कम एज का बेट में ही उसका एजुकेशन प्लानिंग चालू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटों बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग। इसके बाद में थर्ड नंबर आता है, स्टेप नंबर 3 है शॉर्ट टर्म फंड प्लानिंग। शॉर्ट टर्म के लिए भी तो पैसा जरूर लगेगा, क्योंकि क्या है कि मैं रिटायरमेंट में ही सारा पैसा लगाऊं, बच्चों के एजुकेशन पे ही लगाऊं, तो वो भी बात सही नहीं है। मुझे 6 महीने का पैसा तो रिजर्व रखना पड़ेगा। जो भी महीने का मैं कमाता हूँ ना, उसका 6 महीने का समझो, मैंने महीने का मेरा 50,000 रुपए का इनकम है, तो मुझे 6 महीने का मतलब 3 लाख रुपए तो रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा। तो रिजर्व फंड में रखने के लिए म्यूचुअल फंड के डेट फंड है, डेट कैटेगरी के जो फंड है उसमें ना आप पैसा रख सकते हैं। इमीडिएटली आपको लिक्विड फंड जैसे है, लिक्विड फंड में आप पैसा लगेंगे, इमीडिएटली पैसा आप निकाल सकते हैं, तो वो आप उसके लिए जा सकते हैं। उसके बाद में फंड रिजर्व फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट। ईयरली इंस्टॉलमेंट में क्या है कि आपका जैसे है कि बच्चों का स्कूल का फी भरना है,
या आपको मेडिक्लेम का इंस्टॉलमेंट भरना है या गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी भरना है, तो उसके लिए भी आपको तैयारी होनी चाहिए। फंड रिजर्व फॉर 2 to 5 year गोल, तो 2 साल का जो गोल है, जैसे बाइक लेनी है, कार लेनी है, जो भी छोटे छोटे गोल है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, किधर तो एंजॉयमेंट करना है, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी होगी। स्टेप नंबर 4 आप देखते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंड प्लानिंग। तो फंड का प्रोटेक्शन करने के लिए आपको एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर समझो रिटायरमेंट प्लानिंग करना आपने शुरू कर दिया, पैसा बचत हो रहा है, 5-10 लाख रुपए जमा भी हो गया, लेकिन एक हॉस्पिटल का क्लेम आ गया, 5 लाख का खर्चा हुआ, आ गए ना फिर से जीरो पे। टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्म प्लान जरूरी है क्योंकि एक ब्रेड विनर है, जो जो फैमिली में कमा रहा है, जो मेन पर्सन है, अगर उसका ही अगर डेथ हो गया तो बच्चों का एजुकेशन और अपने बीबी बच्चों का, मतलब वो लाइफ उनका खराब हो जाएगा, तो टर्म प्लान लेना चाहिए। सीनियर सिटीजन का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपका होना चाहिए, क्योंकि उनका भी अगर कोई बड़ा क्लेम आता है तो अपने को ही खर्चा करना पड़ रहा है, कि अगर वो अपने पे ही डिपेंडेड है तो अपने को उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके देना बहुत जरूरी है। बाद में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक अलग इंश्योरेंस है, और वो मंथली कंपेंसेशन भी देता है। अगर एक्सीडेंट होता है और 6 महीना एक साल आपको घर घर एक्सीडेंट में क्या है कि सर पे चोट लगती है, तो सर पे चोट लगेगी तो आपको 6 महीना एक साल आप काम पे भी नहीं जा सकते, तो वो जो नुकसान होगा आपका, वो मंथली कंपेंसेशन भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। तो आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी भी जरूर सोच सकते हैं। ये स्टेप नंबर 4 है। और स्टेप नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, स्टेप नंबर 5 है कि इमीडिएट एक्शन प्लान। कि अभी आपने इतना सुना रामायण महाभारत, लेकिन ना फिर भी हाँ करेंगे बाद में होगा, रिटायरमेंट को तो बहुत टाइम है। क्या है कि देखो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में अपना बचपन से लेके बुढ़ापे तक, अब ये साइकिल है, एक जर्नी है लाइफ की। इतना जल्दी हो सके आप ना, अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हो, जैसे कि आपका फर्स्ट सैलरी से ही आप अगर सोचते हैं ना, तो बहुत कम नॉमिनल अमाउंट लगेगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो क्या है कि लास्ट में इतना ही कहूंगा कि जो भी इंसान पैदा होता है ना, वो रोते रोते ही पैदा होता है। तो जब भी वो जाएगा ये दुनिया छोड़ के, तो एटलीस्ट वो हंसते हंसते जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई ओल्ड एज में डिपेंडेंट है बच्चों के ऊपर, चैरिटी के ऊपर हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है। ऐसे दिन नहीं आने चाहिए। तो अगर आपको ऐसे दिन आने नहीं चाहिए तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। अगर आपका एज कौन सा भी आपका, अगर 45 एज भी क्रॉस हो चुका है, अगर फिर भी आपने रिटायरमेंट बनाने की शुरुआत भी नहीं की है, तो भी कोई बात नहीं है। देर से आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना, आप चालू कर दो जो, और तो आप एक्शन जल्दी से जल्दी ले लो। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो मैंने बताया है, उसको सक्सेसफुल करो, क्योंकि लाइफ जिंदगी में एक बार मिलती है और उसको एक सक्सेसफुल तरीके से जीना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, तो किसी को दूसरे को शेयर भी करो, दूसरे का भी फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।